जय रंगमंच की प्रस्तुति प्रकाश भाटिया जी के साथ बातें फिल्मों की। बातें फिल्मों की में जय रंगमंच के दर्शकों को प्रकाश भाटिया का प्यार भरा नमस्कार। आज हम आपको उस दिग्गज से मिलवाएंगे जिसके बिना आधुनिक सिनेमा हिंदी का खड़ा ही नहीं हो सकता था। अब आप भी सोच रहे होंगे कि ये व्यक्ति कौन है। पहले मैं कुछ इनके बारे में बता दूं, फिर देखते हैं कि आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं या नहीं। अगर आप अंदाज़ा लगाते हैं तो इसका अर्थ है कि आप उसे भूले नहीं हैं, जबकि फिल्म इंडस्ट्री भूल चुकी है। और अगर आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं तो मैं समझता हूं कि ये बताना और भी ज़रूरी हो जाता है कि ये शख्स कौन है। दरअसल ये मैं एपिसोड शायद इतनी जल्दी बनाता भी ना, लेकिन इसको बनाने की वजह ये है क्योंकि हाल ही में मैं जब मीना कुमारी के एपिसोड के लिए रिसर्च कर रहा था तो उसमें किसी ने ये बताया कि मीना कुमारी का इंट्रोडक्शन इस शख्स का नाम उसने लेके बीच में उसके भाई का नाम लिखा था, जो कि वो भी एक बड़ी फिल्मी हस्ती हैं, कि इनके ये भाई हैं। तो मुझे लगा कि उस जर्नलिस्ट को या तो पता नहीं है उनकी हैसियत, या वो दर्शकों को बताना चाहते हैं कि ये दरअसल हैं कौन। तो आइए आज इसके बारे में बात करते हैं, जिन्होंने हमारी हिंदी फिल्मों को एक नई दिशा दी। लगभग 19 वर्ष पहले उनका निधन हुआ और जब हमारी फिल्म इंडस्ट्री बॉम्बे की सिनेमा के 100 वर्ष मना रही थी तो उन्हें कहीं याद नहीं किया गया। यहाँ तक कि हमारी भारत सरकार ने 2013 में 100 वर्ष मनाने के लिए स्टैम्प निकाली, डाक टिकट जारी करते हैं ऑनर में। उसमें उस दिग्गज की डाक टिकट जारी की गई, लेकिन अफसोस इस बात का है कि उस डाक टिकट को जारी करने के लिए ना तो उनके परिवार को बुलाया गया, ना उन्हें इन्फॉर्म किया गया, बल्कि उनके परिवार ने वो डाक टिकट पोस्ट ऑफिस से 5 रुपये दे के खरीदी और अपने पास संभाल के रखी। है ना शर्म की बात। और वो डाक टिकट कोई सोलो उनके लिए नहीं निकली थी। हमारी सरकार ने लगभग 50 कलाकारों को सम्मान देने के लिए 50 फिल्मी कलाकारों को सम्मान देने के लिए 50 डाक टिकट निकाली थी एक साथ। तो ये कोई उस शख्स का ऑनर नहीं है। कहने को तो हमने डाक टिकट निकाल दी, लेकिन ये ऑनर नहीं कहा जा सकता। अफसोस होता है इन चीज़ों को देख के। अंदाज़ा लगा सकते हैं मैं किस शख्स की बात कर रहा हूँ। शायद अंदाज़ा आपको लग गया। मैं बात कर रहा हूँ हिंदी फिल्म के ग्रेट ग्रैंडफादर या भीष्म पितामह अशोक कुमार साहब, दादा मुनि जिन्हें प्यार से लोग बुलाया करते थे। दादा मुनि अशोक कुमार साहब का जन्म 13 अक्टूबर 1911 में हुआ भागलपुर में। तब भागलपुर बंगाल प्रांत में आता था, आजकल बिहार में आता है। इनके पिताजी वकील थे। इनका पूरा परिवार ही वकीलों का ही था। 20-25 वकील इनके पूरे खानदान में थे, चाचा मामा जो भी थे। ये बड़े हुए। इनका लालन पालन मध्य प्रदेश के खंडवा में हुआ। बीएससी इन्होंने की। उसके बाद इन्होंने के पिताजी ने कहा कि भाई वकालत पढ़ो, तो ये अंदर से नहीं पढ़ना चाहते थे। ये पिताजी वो कहने लगे, भाई जिस परिवार में 20-25 वकील पहले ही हैं, वहाँ मैं 26वां वकील बन के क्या करूँगा। लेकिन पिताजी का मान रखने के लिए ये कलकत्ते गए और अपने एक डॉक्यूमेंट्री में उन्होंने कहा है कि मैं गया वहाँ पढ़ने के लिए वकालत, तो वहाँ 1 घंटे की क्लास होती थी रोज़, वो भी सुबह। और वो कहते हैं कि मेरा मन फिल्मों की तरफ था।
फिल्मों में रोल करने का नहीं, फिल्मों में मेरा मन था टेक्निकल डायरेक्शन देना या टेक्निक सीखना, एडिटिंग सीखना, लैब का काम सीखना। मतलब मैं डायरेक्टर बनना चाहता था और जर्मनी जाके सीखना चाहता था। लेकिन भाग्य आपको कहाँ ले जाता है, जैसे मैं हर बार भाग्य की बात करता हूँ, इस विधा में भाग्य बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है। ये मुझे आज तक समझ नहीं आया। अगर आपका भाग्य अच्छा है तो आप बड़े सितारे बनते हैं, भाग्य अच्छा नहीं है तो रो पीट के घर वापस आ जाते हैं। तो दरअसल ऐसा था कि इनके बहनोई शशिधर मुखर्जी सॉरी, इनके बहनोई शशिधर मुखर्जी, जो कि जॉय मुखर्जी के पिताजी, वो इनसे छोटी बहन सती देवी उनके पति थे। वो बम्बई में एक बहुत बड़ी फिल्म कंपनी उस ज़माने की बॉम्बे टॉकीज़ में साउंड इंजीनियर का काम करते थे। इन्होंने कलकत्ते से उन्हें पत्र लिखा, उन्होंने कहा तुम बम्बई आ जाओ और तुम पहले यहाँ कुछ सीख लो, उसके बाद जर्मन जाना चाहो चले जाना। लेकिन हिमांशु रॉय अपनी पत्नी देविका रानी के साथ, जिनका ये स्टूडियो है, वो भी जर्मनी से ही सब कुछ सीख के आए। यहाँ का कैमरामैन और यहाँ का डायरेक्टर भी जर्मन हैं सारे। तो तुम यहाँ काफ़ी कुछ सीख जाओगे, फिर तुम्हें आसानी भी होगी वहाँ जाके काम करने में और समझने में। तो अशोक कुमार जी वहाँ टिक गए और अप्रेंटिस एक्टर से लग गए लैब असिस्टेंट। बॉम्बे टॉकीज़ में एक ख़ास बात थी कि हिमांशु रॉय बिना पढ़े लिखे लोगों को कभी लेते नहीं थे। अपने स्टूडियो में सिर्फ उन्हें नौकरी देते थे जो कम से कम ग्रेजुएट हो। तो ये ग्रेजुएट थे ही। और आपको हर डिपार्टमेंट में काम करना था। आपको एडिटिंग भी करनी है, आपको फोटोग्राफी का भी असिस्ट करना है, लाइटिंग असिस्टेंट भी बनना है, म्यूज़िक भी सीखना है, एक्टिंग भी सीखनी है। तो ये सब चीज़ें आपको सीखनी पड़ती थी। तो ये एंजॉय कर रहे थे अपना काम। अब एक दिन ऐसा हुआ कि जीवन नैया एक फिल्म थी जो हिमांशु रॉय बना रहे थे। उनमें उनकी पत्नी देविका रानी मेन रोल कर रही थी और नजमुल हसन उसके हीरो थे। दुर्भाग्यवश नजमुल हसन और देविका रानी एक दूसरे को चाहने लग गए और वो बीच में फिल्म छोड़ के दोनों भाग गए। तो ये बहुत बड़ा सेटबैक लगा। हिमांशु रॉय बड़े संजीदा इंसान थे, सीरियस इंसान थे। किसी तरह शशिधर मुखर्जी का बंगाली प्रेम जागा और वो ढूंढ ढांड के कहीं से देविका रानी को तो ले आए। अब शशिधर मुखर्जी ने कहा कि भाई अब हीरो को भी बुला लाएं। तो हिमांशु रॉय ने कहा भाई नहीं, मैं उस हीरो को तो अब रखूँगा नहीं, या मुझे कोई और हीरो ढूंढना पड़ेगा। तो शशिधर मुखर्जी ने कहा कि मेरा साला है एडिटिंग डिपार्टमेंट में, आप एक बार उनसे बात कर लो। कहता कौन? कुमुद। अशोक कुमार का असली नाम कुमुद लाल था, कुमुद लाल गांगुली। तो बुलाओ उनको बुलाया गया, देखा गया ऊपर से नीचे तक। उन्होंने कहा ठीक है, आप रोल करेंगे, स्क्रीन टेस्ट दो। स्क्रीन टेस्ट में डायरेक्टर थे फ्रांस ऑस्टन। उन्होंने छूटते ही कह दिया कि तुम एक्टर मटेरियल नहीं हो, तुम एक्टर बन ही नहीं सकते, तुम्हारा फेस ही नहीं है एक्टर का। लेकिन हिमांशु रॉय को बहुत विश्वास था उन पर। पता नहीं क्यों उनकी इंस्टिंक्ट कुछ बोली। और लेकिन अब उनका शब्द जो है, उनके वर्ड्स जो हैं, वो डायरेक्टर या फोटोग्राफर कैसे झुठला सकते हैं। तो वो मान गए। लेकिन अशोक कुमार जी कतई तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि मुझे कुछ समय दीजिए, क्योंकि मैं एक्टर तो बनने आया नहीं हूँ। और उन्होंने अपने उससे डॉक्यूमेंट्री के इंटरव्यू में कहा है कि दरअसल मैं टाइम लेना चाहता था, मैं फिल्में देखना चाहता था, लेकिन अंदर से मेरा मन बड़ा वो डर रहा था कि मैं अनपढ़ लोगों के बीच में, क्योंकि उनका कहना था कि उस ज़माने में वैश्याएँ और पिंप वगैरह यही रोल किया करते थे और बड़ा अननेचुरल स्टाइल एक्टिंग होती थी, थिएट्रिकल होती थी, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। इसलिए उन्होंने कहा मुझे कुछ समय दो, मैं कुछ फिल्में देख लूँ, कुछ समझ लूँ, उसके बाद मैं आपको हाँ या ना में जो भी जवाब बन पड़ेगा मैं दूंगा। तो हिमांशु रॉय जी ने उनको वो समय दिया और उन्होंने इस बीच वो ब्रेक लिया, काम अपना करते रहे, लेकिन अभी एक्टिंग पे नहीं गए और
फिल्में वगैरह देखने के लिए उन्होंने समय ले लिया। अब उन्होंने फिल्में देखी नहीं देखी ये मैं नहीं जानता। फिर कुछ दिनों बाद हिमांशु राय जी ने उनको बुलाया कि भाई आपने क्या सोचा। तब तक इनके बहनोई ने इनको तैयार कर दिया था कि भाई कर लो, बात की बाद में देखी जाएगी, घर वालों को मैं समझा लूँगा। क्योंकि कोई घर वाला उस ज़माने में एक अच्छे खासा परिवार जिसकी इज्जत हो और ख़ानदानी हो, वो परमिट नहीं करते थे अपने परिवार में किसी को भी फिल्म में जाने के लिए, क्योंकि फिल्म की रेपुटेशन अच्छी नहीं थी। जैसे कि मैंने बताया कि अच्छे लोग काम नहीं करते थे, एक्टर वगैरह हिंदुस्तान में। तो इन्होंने हाँ कह दी। तो इस तरह जीवन नैया में देविका रानी के साथ ये आए। अपने गाने भी खुद गाने पड़ते थे। जीवन नैया चली। उसके बाद अछूत कन्या आई। अछूत कन्या इससे ज़्यादा चली। देविका रानी के आगे ये बहुत हल्के थे, क्योंकि देविका रानी बहुत खूबसूरत थी, देविका रानी के आगे बहुत हल्के लगे, क्योंकि देविका रानी बहुत पढ़ी लिखी थी, खूबसूरत थी, पॉलिश थी, पूरी वेस्टर्नाइज थी। और उनके आगे ये बड़े दुबले पतले से मतलब चार्मिंग भी नहीं लगते थे। लेकिन धीरे धीरे इनकी और देविका रानी की जोड़ी जो है वो जम गई, क्लिक कर गई और दर्शकों को पसंद आने लग गए। सिनेमा लाइन में एक ख़ास बात है, अगर दर्शक आपको पसंद करने लग जाएं तो फिर आपका चेहरा मोहरा कैसा भी हो कोई फ़र्क नहीं डालता, बशर्ते आप अपील करते हैं। तो इन्होंने अपील करना शुरू कर दिया। फिर लीला चिटनिस के साथ इनकी बंधन, कंगन, ये फिल्में सुपरहिट हुई। 7-8 पिक्चरों ने देविका रानी के साथ की। अब इस तरह चलते चलते इनकी किस्मत ने ऐसी करवट बदली, जब इस बीच हिमांशु राय जी की डेथ हो गई। देविका रानी बॉम्बे टॉकीज संभालती थी और उस दौरान इनकी किस्मत ने ऐसा पलटा खाया सॉरी कि बॉम्बे टॉकीज ने एक फिल्म बनाई किस्मत, 1943 में रिलीज़ हुई थी। तो जाहिर है कि 1-2 साल पहले इस पर काम शुरू हुआ होगा, क्योंकि उस ज़माने में आजकल तो 6-7 महीने में फिल्म रिलीज़ भी हो जाती है, पहले 3-4 साल भी लग जाते थे, 2 साल तो आम बात थी। तो किस्मत में पहली बार एंटी हीरो का रोल, एंटी हीरो समझते हैं आप, एंटी हीरो का मतलब है कि नेगेटिव रोल। हीरो उस ज़माने में सब फर्माबरदार होते थे, हीरो हीरोइन, माँ ने अब आपने जो बोला वही किया। यहाँ शादी करनी है ठीक है करेंगे, यहाँ नहीं करनी है नहीं करनी है, रो लेंगे लेकिन बाप को नहीं बोलेंगे कि मुझे यहीं शादी करनी है। उसमें ये जेब कतरे बने, चौंक गए। 1943 की फिल्म में हीरो जेब कतरा बने, जो कि सामाजिक फिल्मों का दौर था। वो फिल्म स्क्रीन प्ले लिखने के लिए भी बड़ी मेहनत की गई थी। वेस्टर्न स्टाइल फिल्मों के हिसाब से वो स्क्रीन पर लिखा गया था। वो फिल्म पब्लिक डोमेन में है, आप यूट्यूब पे कभी भी देख सकते हैं। किस्मत 1943 टाइप कीजिए, वो आ जाएगी। बहुत खूबसूरत फिल्म है। ये शायद महमूद साहब की भी पहली फिल्म थी एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट। उन्होंने छोटे अशोक कुमार का रोल किया था। और इस फिल्म के गाने इतने हिट थे उस ज़माने में कि मैं जो पढ़ा है, मैं तो उस युग का नहीं हूँ, मैं उस युग से 7-8 साल बाद का हूँ। तो पब्लिक में बहुत पॉपुलर थे वो गाने, इतने पॉपुलर थे जिसका कोई हिसाब नहीं था। कवि प्रदीप जी की वो पहली फिल्म थी एज ए फिल्म लिरिसिस्ट, और उसमें कुछ ऐसे गाने थे, दूर हटो ए दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है। आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। दूर हटो दूर हटो दूर हटो है दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा। उसमें जर्मन और जापान का नाम दिया गया था, लेकिन दूर हटो ये दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है का मतलब ये था कि भाई अंग्रेज़ों तुम जाओ, हिंदुस्तान हमारा है। वो सेंसर को बेवकूफ़ बनाने के लिए किया गया था। लेकिन बहुत बाद में अंग्रेज़ों को पता चला तो कवि प्रदीप जी अंडरग्राउंड भी हो गए थे इसके चलते। इसमें
अशोक कुमार जी का खुद का गाया हुआ एक गाना है, डुएट है, अमीर भाई कर्नाटकी और अशोक कुमार का एक लोरी है। इतना खूबसूरत गाना है कि अगर मैं चंद चंद पंक्तियाँ आपको गा के सुनाऊँ तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना खूबसूरत गाना था। धीरे धीरे आ रे बादल, धीरे जा रे बादल, धीरे धीरे जा, मेरा बुलबुल सो रहा है, मेरा बुलबुल सो रहा है, शोरगुल न मचा, धीरे 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 आ रे बादल, धीरे आ रे बादल, धीरे धीरे जा, मेरा बुलबुल सो रहा है, मेरा बुलबुल सो रहा है, शोरगुल न मचा। धीरे, है ना शानदार गीत। ये गाना उस युग के हर यूथ के जबान पे था, हर जवान के जबान पे था। वो फिल्म लगभग 3 साल चली कलकत्ते में, रॉक्सी थिएटर पे उसने 3 साल की रनिंग है। और मैंने पहले भी एक एपिसोड में कहा है कि उसकी इनकम उस युग में 66-67 लाख की थी, जो कि आज हम कैलकुलेट करें तो 200-300 करोड़ से ऊपर जाती है। यानी कि जो 200 करोड़ क्लब है वो 1943 में अशोक कुमार साहब एस्टैब्लिश कर चुके थे। तो 200 करोड़ लगभग समझ लीजिए उस ज़माने का बिजनेस, 66 लाख। इस तरह धीरे धीरे बॉम्बे टॉकीज़ टूटने के कगार पे आ गई। शशिधर मुखर्जी और देविका रानी की अनबन शुरू हो गई, दो धर बन गए, कुछ इधर कुछ उधर। और अशोक कुमार, शशिधर मुखर्जी, सावक वाजा, मंटो, उपेंद्र नाथ अश्क, राजा मेहंदी अली खां, ये सब अलग हो गए और इन्होंने फिल्मिस्तान स्टूडियो खड़ा किया। वो फिल्मिस्तान स्टूडियो आज भी SV रोड गोरेगांव में है और फंक्शनिंग है। अब उसके मालिक कौन है वो मैं नहीं जानता। 1953 में बॉम्बे टॉकीज़ बंद हुई थी, लेकिन इससे पहले देविका रानी उस स्टूडियो को बेचना चाहती थी और वो बेच के चली गई। रशियन पेंटर रॉरिक के साथ शादी करके बेंगलोर में सेटल हो गई और इसको अशोक कुमार और सावक वाचा ने मिलकर खरीद लिया। अब सारा भार इस स्टूडियो को चलाने का अशोक कुमार के ऊपर था। अशोक कुमार बहुत बड़ा नाम था, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था फिल्म इंडस्ट्री में। और ये सुनकर आपको हैरानी होगी कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को 3 टॉप एक्टर्स देने में सबसे बड़ा हाथ अशोक कुमार का है। पहला देवानंद, दूसरा मधुबाला, तीसरा प्राण। ये 3 बड़े स्टार बॉम्बे टॉकीज़ की देन है और अशोक कुमार की देन है। इसमें चुगताई जो उर्दू की राइटर थी बहुत बड़ी, उन्होंने एक फिल्म लिखी जिद्दी। उनके पतिदेव शाहिद लतीफ़ उस फिल्म को बनाना चाहते थे अशोक कुमार को लेके, और अशोक कुमार उस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे थे बॉम्बे टॉकीज़ के बैनर पे। अशोक कुमार ने देवानंद को, उनकी एक आध पिक्चर रिलीज़ हुई थी पूना के प्रभात स्टूडियो की, जो कि ज़्यादा चली नहीं थी, तो वो बॉम्बे टॉकीज़ के चक्कर वैसे ही काटते रहते थे। तो अशोक कुमार ने एक झलक उनकी देखी हुई थी और उसकी पर्सनैलिटी से वो अंदर से इम्प्रेस थे। ज़्यादा कुछ नहीं जानते थे, इतना पता था इसकी एक आध पिक्चर हुई है, कोई चली नहीं है। तो इन्होंने कहा भाई मैं रोल नहीं करूँगा इसमें, क्योंकि मुझसे ज़्यादा ये रोल किसी यंग को सूट करेगा, क्योंकि मैं अब उतना यंग नहीं हूँ जितना इस रोल के लिए चाहिए। लेकिन शाहिद लतीफ़ अड़े हुए थे, तो इन्होंने कहा नहीं भाई तुम किसी और को ढूंढो। इन्होंने खुल के नहीं बोला कि किसको लो। तो एक दिन लोकल ट्रेन में इसमें चुगताई और शाहिद लतीफ़ जा रहे थे कहीं, तो वहाँ देवानंद भी थे। तो देवानंद से उन्होंने कहा भाई तुम कल बॉम्बे टॉकीज़ आ सकते हो? उन्होंने कहा भाई कोई ख़ास काम है? क्या तुम आओ तो
तो उन्हें कह दिया कि आप आइए। दूसरे दिन देवानंद जी पहुँचे और शाहिद लतीफ़ इस बीच अशोक कुमार उन्हें बता चुके थे कि मैं देवानंद को चाहता हूँ। तो शाहिद लतीफ़ उन्हें कैंटीन में चाय पिला के रिसेप्शन से फ़ोन किया अंदर और उनसे कहा भाई तुम अंदर जाओ, तुम्हें कोई बुला रहा है। भाई कौन? कहा तुम जाओ। तो देवानंद जी अपने किताब रोमांसिंग विथ लाइफ में लिखते हैं, 3 पेज लगभग इसके ऊपर उन्होंने लिखे हैं कि मैंने जैसे दरवाज़ा खोला तो सामने मेरा आइडल अशोक कुमार बैठा हुआ था और मेरे हाथ पांव फूल गए, मेरे मुंह से आवाज़ निकलनी बंद हो गई, क्योंकि जीता जागता मैं उन्हें अपने कॉलेज डेज के बाद आज ही देख रहा था। जब ये बंधन या कंगन के प्रीमियर के लिए मेरे कॉलेज में आए थे तब मैंने बड़ी कोशिश की थी उनसे हाथ मिलाने की, नहीं मिला सका था। आज वो मेरे सामने थे। कहता है मैं खड़ा ही रहा, वो उसी अंदाज में अपना सिगरेट केस पे अपनी सिगरेट को ठक ठक करके मुंह में डाल के मुझे बैठने का इशारा किया, वैसे ही हंसते हुए मुस्कुराते हुए, और मैं बैठ गया एज पे, बिल्कुल कुर्सी के जैसे बाहर को गिर जाता है आदमी, उस तरह से मैं बैठा हुआ था। तो वो मुझे कहने लगे भाई तुम मेरी पिक्चर में काम करोगे? तो कहता है कि मेरे को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अशोक कुमार मुझे कह रहा है कि मेरी पिक्चर में काम करोगे। और इससे पहले कि मैं हाँ या ना बोलूँ उन्होंने यही पूछ लिया और पिक्चर में काम करने का कितना लोगे? तो कहता है मैंने सिर्फ यही कहा कि मुझे एक अच्छा एक्टर बना दीजिए, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहता है इस पर वो बड़े ज़ोर से हंसे जैसे वो फिल्मों में खुल के हंसते हैं। और इस बीच शाहिद लतीफ़ जी आए और कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल तैयार था और मेरे सामने रख दिया कि ये तुम्हें हम फैसला कर चुके हैं तुम्हें रखने का, अब तुम खाली यहाँ साइन करो और बॉस तुम्हारे ये हैं, ये साइन करेंगे, प्रोड्यूस ये कर रहे हैं। तो देवानंद जी कहते हैं कि मैं ये एहसान सारी ज़िंदगी नहीं भूला। कहते 1947 में ये फिल्म मेरे को एक झटके में ऊपर ले आई और लोग मुझे पहचानने लग गए कि देवानंद भी कोई है। और हाँ, इस फिल्म में किशोर कुमार ने भी एज अ प्लेबैक सिंगर अपना पहला गाना गाया देवानंद के लिए, मरने की दुआएं मैं क्या मांगूं या क्यों मांगूं, ये गाना है, अच्छा गाना है। और देवानंद साहब के दिमाग में ये हमेशा था कि मैं किसी तरह ये उतारूं, मतलब इसलिए नहीं, एक रिस्पेक्ट के लिए, कोई एहसान वैसा नहीं। तो अंततः उन्होंने 1967 में ज्वेल थी बनाकर अशोक कुमार साहब को लिया, जबकि अशोक कुमार साहब को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि देवानंद उन्हें ले या ना ले। अब उसके बाद आता हूँ मधुबाला। मधुबाला को महल में लिया। मधुबाला एक अच्छी आर्टिस्ट थी लेकिन अननोन आर्टिस्ट थी, ठीक है फिल्में करती थी। और महल कमाल अमरोही ने डायरेक्ट की थी और अशोक कुमार साहब उसमें मेन हीरो थे और प्रोड्यूसर भी वही थे, उनकी देखरेख में ही सारी पिक्चर बनी थी। और मधुबाला उस पिक्चर से ऊपर उठी। और सबसे बड़ी बात, आएगा आएगा लता मंगेशकर का ये गाना, लता मंगेशकर के लिए भी ये सबसे बड़ा ब्रेक था। उस टाइम 15-16 साल की थी लता मंगेशकर। अशोक कुमार को लता मंगेशकर का नाम सी रामचंद्र ने सुझाया था कि एक बहुत अच्छी सिंगर है, 14-15 साल की है, एक बार उसे आप ट्राई कीजिए। तो अशोक कुमार साहब ने उनको ट्राई किया और वो अपने उस इंटरव्यू में बताते हैं कि छोटी सी लड़की थी, गाना गा के हर बार रो पड़ती थी, उसको चॉकलेट वॉकलेट दे के चुप कराते थे, फिर वो गाती थी। तो यहाँ से लता मंगेशकर जी भी उठी। अब आता हूँ मैं अशोक कुमार साहब की लेगेसी पे। अशोक कुमार साहब जब किस्मत बन रही थी तब दिलीप जी भी बॉम्बे टॉकीज़ में पहुँचे। राज कपूर जी वहाँ पहले ही नौकरी करते थे और इन दोनों के मेंटर, इन दोनों को एक्टिंग सिखाने वाले अशोक कुमार। दिलीप कुमार अशोक कुमार को अशोक भैया करके बुलाते थे और शशिधर मुखर्जी के तो खैर बहुत क्लोज रहे अंत तक। शशिधर मुखर्जी को कहते थे हर बार कि मैं जब भी इनके साथ जाता हूँ इनको लड़कियाँ घेर लेती हैं, लोग घेर लेते हैं,
तो अशोक कुमार हंस के कहते थे कि वो दिन दूर नहीं है जब तुम्हें मुझसे ज़्यादा लोग घेर लेंगे। मतलब अशोक कुमार की नज़र एक पारखी नज़र थी कि वो जानते थे कि ये लड़का बहुत आगे जाएगा, और वही हुआ। अशोक कुमार साहब ने मेथड एक्टिंग इंट्रोड्यूस की, लेकिन बहुत डीप उसको नहीं ले गए, लेकिन एक जिसकी जितनी ज़रूरत थी उस मेथड एक्टिंग को उन्होंने अपनाया और किया। दिलीप साहब को भी वही सिखाई, और दिलीप साहब ने उनको बहुत ज़्यादा डीप में ले गए, और वो इतना डीप में ले गए कि देवदास के बाद वो डिप्रेशन में थे, उनको शायद साइकेट्रिस्ट वगैरह के पास भी जाना पड़ा था, जैसे मार्लन ब्रांडो के साथ भी ये होता रहा है कई बार। अशोक कुमार जी की सबसे बड़ी देन क्या है? नेचुरल स्टाइल ऑफ एक्टिंग। मतलब जैसे आप और हम बात करते हैं वो तरीका है उनके। उससे पहले हमारी फिल्मों में पारसी थिएटर का बहुत प्रभाव था, थिएट्रिकल था सारा। ऐसे लगता था कि जैसे आपने एक स्टेज पर नाटक किया और उसको रिकॉर्ड कर लिया, उसमें गाने भी थे, क्योंकि पारसी थिएटर में गाने बहुत होते थे, म्यूज़िक होता था, तो शायद उसी का असर हमारी फिल्मों में रहा है, और आज इतनी बड़ी म्यूज़िक इंडस्ट्री फिल्मों पे चलती है। अगर शायद पारसी थिएटर ना होता तो शायद हमारी फिल्मों में भी संगीत ना होता, जैसे वेस्टर्न फिल्मों में गाने वाने नहीं होते हैं। लोग कितना भी बाहर वाले मजाक उड़ाएं, पेड़ के आगे पीछे घूम रहे हैं, लेकिन ऐसी प्लेबैक सिंगिंग का कमाल हमारे देश में है और कहीं नहीं है। तो थिएट्रिकल एक्टिंग होती थी। अशोक कुमार साहब को ये एक्टिंग समझ नहीं आती थी, ये क्या लाउड लाउड से बोलते हैं, कुछ जैसे हम हैं वैसे क्यों नहीं करते। तो मेथड एक्टिंग से वो उन्होंने चीज़ें सीखी, और मेथड एक्टिंग नई नहीं आई थी। स्टानिस्लवस्की ने मॉस्को आर्ट थिएटर में ये थ्योरी निकाली थी, जिसको अमेरिकन्स ने इसको मेथड एक्टिंग का नाम देके इसको चलन में लाए, और ये चीज़ें हिंदुस्तान में धीरे धीरे पहुंची और ये लोग अपनाने लगे। तो आज जो हम अभिनय देख रहे हैं हिंदी फिल्मों में या हमारे पूरे देश में, चाहे हम थिएटर कर रहे हैं या फिल्म कर रहे हैं रियलिस्टिक, वो सारी देन अशोक कुमार साहब की। अशोक कुमार जी ने ऐसा क्या नहीं किया है जो दूसरे कर सके। थिएटर एक्टिंग हटा के मॉडर्न एक्टिंग भी, जबरदस्त फिल्में बनाई, और उस युग में 1 लाख लेते थे, जिस युग में लोग 200 रुपये भी अगर कमा लें तो वो लखपति माने आते थे। जी, सादत हसन मंटो ने अपने पाकिस्तान में एक रिसाले के लिए वीकली कॉलम लिखते थे गंजे फरिश्ते के नाम से। उसमें उन्होंने अपने बम्बई के दिनों की चर्चा की है और एक्टर की जिनके साथ उनका साथ रहा है। उसमें अशोक कुमार पर उन्होंने बहुत बड़ी चर्चा की है, करीब 20-30 पेज लिखे हैं। उसमें उन्होंने लिखा है कि एक वक्त था, अशोक कुमार बहुत अच्छे दोस्त थे मंटो और अशोक कुमार। एक वक्त था कि जब अशोक कुमार की सैलरी बॉम्बे टॉकीज़ में 150 से 250 या 200 हुई, तो मलाड में जिस कमरे में रहता था, मैं उसके पास गया हुआ था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं पैसा रखूँगा। वो बिस्तर के नीचे छुपा के उसके ऊपर सोया था, दूसरे दिन जाके पोस्ट ऑफिस में जमा किए थे। और जब किस्मत वगैरह रिलीज़ हो गई, उसके बाद 80,000 एक प्रोड्यूसर दे रहा था यार, 1 लाख मांग रहे थे, और अल्टीमेटली प्रोड्यूसर ने दिए। तो मान लीजिए कि 44-45 में 1 लाख एक फिल्म का, पैसे की कमी नहीं थी। लेकिन उनके साथ धोखा भी हुआ, उनके सेक्रेटरी उनको काफ़ी धोखा दे गए, कर्जे में डाल गए। बॉम्बे टॉकीज़ अल्टीमेटली 53 में बिकी। लेकिन ये फिल्में करते रहे ताकि इनके घर में इनकी 3 बेटियां और 1 बेटा थे, उनकी पढ़ाई पे कोई असर ना पड़े, और वो हर तरह के रोल एक्सेप्ट करते गए। और दरअसल पाकीज़ा में इन्होंने हीरो बनना था, लेकिन पाकीज़ा को बनने में इतना समय लग गया कि इनकी उम्र हो गई और इनको एक दूसरा रोल करना पड़ा, जिसको चचा जानी करके राजकुमार जी बुलाते थे। अशोक कुमार साहब यंग टैलेंट को बढ़ावा देते थे। उनके साथ जो भी रोल करता था
उसे इनकरेज करते थे। हाँ, इस बीच मैं ये भी बता दूं, जब देवानंद साहब को इन्होंने ज़िद्दी में लिया तो शायद लतीफ़ पहले दिन ही देवानंद से खफा हो गए, क्योंकि देवानंद को समझ नहीं आ रहा था मैं रोल कैसे करूं। चिढ़ गए शायद लतीफ़ जी और भागे हुए अशोक के पास आए कि साहब मैं तो आपसे करवाना चाहता था, आपने कौन से लड़के से मुझे करवा दिया, उससे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तो अशोक कुमार ने कहा चलो मैं देखता हूँ। अशोक कुमार जी गए, उन्होंने उसको समझाया और उन्होंने फर्स्ट क्लास किया। तो उन्होंने शायद लतीफ़ को कहा भाई उसको कुछ बताओ तो सही, नया लड़का है, उसको जब तक बताओगे नहीं वो करेगा कैसे। तो ये होता है मेंटर का काम। यही काम अलकाजी साहब का था। आपको कुछ नहीं आता, आपको बताया जाएगा, तभी तो आप करोगे। तो इस तरह इन्होंने अनगिनत लोगों को काम भी सिखाया। एक किस्सा मैं और बताऊं, शमी कपूर साहब का, बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा है। शमी कपूर साहब का ये कहना है कि मैं जब बचपन में देखता था दादा मुनि की फिल्में, तो मेरा बड़ा मन करता था कि जब भी मैं एक्टर बनूंगा तो इनके साथ में रोल ज़रूर करूंगा। लेकिन जब मैं एक्टर बना तो कभी मौका नहीं लगा। उसके बाद एस्टैब्लिश एक्टर बना तो भी मौका नहीं लगा, स्टार बना तो भी मौका नहीं लगा, और जब कैरेक्टर एक्टर बना तो भी मौका नहीं लगा। इसका मुझे हमेशा अफसोस रहेगा। लेकिन कहते हैं शमी कपूर साहब के एक दिन एक प्रोड्यूसर आए, ऐड बना रहे थे। कहने लगे भाई एक ऐड है, उसमें रोल करेंगे। कहते हैं और कौन कौन है ऐड में? कहने लगे अशोक कुमार साहब हैं। मैंने कहा मैं करूँगा। ये भी नहीं मैंने पूछा कि वो ऐड काहे का है, और वो ऐड था पान पराग का। अगर आपको याद हो कि पान पराग के ऐड में अशोक कुमार और ये दोनों हैं। और शमी कपूर आगे ये भी कहते हैं कि मेरे इस ऐड के बाद मेरे भाई राज कपूर जी मेरे से बहुत चिढ़ गए थे कि तुम इतने बड़े एक्टर, इतनी फिल्में तुमने की, तीसरी मंजिल वगैरह, और तुम क्या ये ऐड कर रहे हो। तो कहता है मैं मन ही मन सोचता रहा मैं क्या कहूँ अपने भाई से कि भाई तुमने तो अशोक के साथ काम किया है, उनसे सीखे भी हो, उनकी फिल्मों में भी काम किया है। अब मैं तो कर नहीं सका, तो मुझे ये मौका लगा इसलिए मैंने कर लिया। राज कपूर साहब अशोक कुमार से काफ़ी टाइम नाराज़ रहे थे। अशोक कुमार जी की कोई गलती नहीं थी इसमें, लेकिन नाराज़ रहे थे। नाराज़गी ये थी कि राज कपूर जी की शादी की रिसेप्शन थी, अशोक कुमार जी गए हुए थे। राज कपूर बहुत बड़ा नाम नहीं थे, लेकिन वो नाम नहीं थे जो अशोक कुमार थे। अशोक कुमार साहब उस शादी में गए तो राज कपूर की पत्नी जो अपने घूंघट में स्टेज पे बैठी हुई थी, उसने जैसे ही आवाज़ सुनी लोगों की अशोक कुमार आ गए, अशोक कुमार आ गए, उसने अशोक कुमार को देखने के लिए अपना घूंघट उठा दिया। बस वो घूंघट उठाना था कि राज कपूर जी अपनी पत्नी से तो नाराज़ हो ही गए कि तुमने ना घूंघट क्यों उठाया, और अशोक कुमार से भी नाराज़ हो गए कि तुम्हारी वजह से मेरी पत्नी ने अपना घूंघट उठा दिया। तो एनीवे ये किस्से सब चलते रहते हैं। अब अशोक कुमार साहब धीरे धीरे उम्र बढ़ने लगी। फिल्में तो बहुत अच्छी अच्छी कर रहे थे, परफॉर्म भी बहुत अच्छा कर रहे थे, लेकिन उम्र बढ़ रही थी। वैसे कोई बहुत खूबसूरत चेहरा तो नहीं था उनका, लेकिन फिर भी ठीक ठाक चेहरा था, बड़े स्ट्रांग थे। और मंटो साहब का उसी लेख में ये कहना है कि इतने स्ट्रांग थे कि अगर दरवाजे को घूंसा मारें तो दरवाजे में दरार पड़ जाए, शिफाक हो जाए बिल्कुल। और बहुत हेल्थ कॉन्शियस थे। उस ज़माने में जिम वगैरह नहीं होते थे, वर्ली में रहते थे और वर्ली से चर्चगेट साइकिल चला के सुबह जाते थे और वापस आते थे। लगभग 2-2.5 घंटे साइकिल रोज़ चलाते थे वो। तो फिल्में इनको हीरो की धीरे धीरे इनको लगा कि मुझे अब कम मिलेंगी, तो इन्होंने कैरेक्टर एक्टर की तरफ स्विच किया और इतनी खूबसूरती से कैरेक्टर एक्टर की तरफ स्विच किया कि स्टार स्टेटस को उन्होंने मेंटेन रखा। मतलब उनका नाम हमेशा पहले आता था, चाहे वो कैरेक्टर रोल में क्यों ना हो। अगर आपने जूल थिप देखी है तो जूल थिप के टाइटल्स देखिए,
उसमें देवानंद जी लिखते हैं, देवानंद प्रेजेंट्स अशोक कुमार इन नवकेतन्स जूल थीफ स्टारिंग देवानंद वैजयंतीमाला वगैरह वगैरह वगैरह। मतलब इतना ऑनर एक्सक्लूसिवली डेडिकेटेड टू दैट मैन। तो आप समझ सकते हैं उनका क्या रुतबा रहा होगा। और एक बात और बताऊं, मुझे अच्छी तरह याद है जब इनकी डेथ हुई थी तो दूरदर्शन पे प्रोग्राम आया, इंटरव्यू वगैरह लिए जा रहे थे, तो उस समय दिलीप कुमार साहब से इंटरव्यू लिया गया था। तो उन्होंने ये कहा था, ये आजकल के लड़के, मैं उस एक्टर का नाम नहीं लूँगा जिसका उन्होंने नाम लिया, वो बहुत बड़े स्टार हैं, ये आजकल के लड़के वगैरह अशोक साहब के बारे में क्या जानते हैं। मतलब अशोक साहब बहुत बड़ा नाम, इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन फिल्म। तबस्सुम ने उनसे फूल खिले गुलशन गुलशन में पूछा था कि दादा मनी आप ऐड क्यों करते हैं, तो उन्होंने जवाब बताऊं क्या दिया था, बड़ा सरल सा जवाब दिया था कि तबस्सुम जो ऐड बना रहे हैं ना, इनके दादाओं और परदादाओं ने मुझे हीरो बनाया है, ये मेरी गोद में खेले हैं, अभी आ जाते हैं अंकल ये ऐड कर दो, तो मैं क्या मना करूं और कैसे मना करूं, इसलिए मैं ऐड कर देता हूं, जबकि मुझे कोई ऐड की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे थे अशोक कुमार साहब। 3 भाई, अनूप कुमार, किशोर कुमार, तीनों 2 पिक्चरों में इकट्ठे आए, बंदी और चलती का नाम गाड़ी। चलती का नाम गाड़ी दरअसल इन तीनों ने अनूप कुमार को उठाने के लिए बनाई थी, लेकिन अनूप कुमार उसमें नहीं चले, किशोर कुमार उठ गए और वहाँ से किशोर कुमार मधुबाला का कुछ अफेयर भी शुरू हुआ और उन्हें बाद में शादी भी कर ली, जिससे अशोक कुमार और उनका परिवार खुश नहीं था। अशोक कुमार साहब ने आशीर्वाद फिल्म में हमारे देश का पहला रैप गाया है, रेलगाड़ी रेलगाड़ी चुक 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 बीच वाले स्टेशन कहते रुक 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 तड़क भड़क लोहे की सड़क। और दूसरा, नीना के नानी की नाव चली न जाने कौन से गांव चली। इससे पहले किसी ने रैप हमारी फिल्मों में नहीं गाया। अशोक कुमार साहब इतने पर्टिकुलर थे अपने काम में कि संजीव कुमार साहब ने अपने फिल्म फेयर के एक इंटरव्यू में कहा था, 80s की एक फिल्म फेयर थी जिसमें संजीव का कवर था, उसमें संजीव साहब ने कहा है कि मैं एक फिल्म कर रहा था, उसमें हीरो कोई और था, नामी हीरो था, और अशोक कुमार साहब थे और ये संजीव कुमार खुद थे कि हमारा सीन होने से पहले अशोक कुमार साहब बड़े घबराए से अपनी लाइनों को कर रहे थे और मुझे बार बार बुलाते, अरे हरी, संजीव कुमार का असली नाम हरी भाई था, अरे हरी ज़रा मेरी लाइनें सुन, मैं ठीक कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। तो कहता है वो हीरो मुझे कहते हैं कि यार दादा मुनि इतने पुराने एक्टर है, इतने नर्वस, ऐसा होता है कभी, मुझे देखो ऐसे मैंने याद कर लिया। तो संजीव कुमार कहते हैं, मैं मनी मन मुस्कुराया और हंसा कि बेटे अभी तुम्हारा ही सीन है, तुम्हें पता चल जाएगा। और वही हुआ, सीन शुरू हुआ, एक्शन, दादा मुनि ने लाइनें बोली और वो हीरो भूल गए, अपनी लाइनें भूल गए। बाद में उन्होंने संजीव कुमार और दादा मुनि से माफ़ी भी मांगी कि मैंने ऐसा सोचा था। तो अशोक कुमार जी ने इस चीज़ को बुरा नहीं माना। मुझे अफसोस ये होता है कि आज की जनरेशन अशोक कुमार साहब का मजाक उड़ाती है। आज की जनरेशन से मतलब मैं आम लोगों की बात नहीं कर रहा, कि आम लोगों ने फिल्में देखी ही नहीं है, तो मैं बात कर रहा हूं उन लोगों की जो फिल्म इंडस्ट्री से हैं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो फिल्म इंडस्ट्री से हैं। मैं उस एक्टर का नाम नहीं लूँगा, वो टीवी पे किसी ज़माने में प्रोग्राम पेश किया करते थे, थिएटर से हैं और अच्छा नाम उन्होंने सीरियल्स में और फिल्मों में बनाया है। बहुत बड़े स्टार नहीं हैं लेकिन अच्छे जाने पहचाने हैं। उस प्रोग्राम में शशिकला जी आई थी, अपने टाइम की वैम्प। उन्होंने हमसे ये कहा उस प्रोग्राम में कि मुझे एक्टिंग
अशोक कुमार साहब ने सिखाई है। तो उन्होंने मजाक में करके अशोक कुमार के जो बुढ़ापे का एक अंदाज बन गया था उसके करके मजाक उड़ाई थी। तो ये बहुत बुरा लगता है। क्या आप अपने माँ बाप के संस्कार भूल जाते हैं? आप फिजिकली अपने माँ बाप को भूल सकते हैं कि नहीं है हमारे सामने, लेकिन जो संस्कार उन्होंने आपको दिए हैं क्या वो भुलाए जा सकते हैं? हमारी फिल्म इंडस्ट्री भुला चुकी है। अशोक कुमार साहब कौन है आज के युग वाले शायद जानना भी नहीं चाहते। अशोक कुमार के नाम से एक सड़क नहीं है। उनकी बेटी मधु जाफरी का कहना है कि हम सर लगा लगा के पटक पटक के थक गए हैं म्यूनसिपैलिटी बॉम्बे में कि जहां उनका बंगलो था उस रोड का नाम अशोक कुमार नाम दे दो, कोई सुनने को तैयार नहीं। जबकि उनके भांजे जॉय मुखर्जी जो कुछ भी नहीं है उनके आगे, उनके नाम से बांद्रा की तरफ या जुहू की तरफ कहीं उनके नाम से सड़क है, प्रदीप कुमार के नाम से सड़क है, लक्ष्मीकांत जी के नाम से सड़क है। तो भाई अशोक कुमार साहब ने क्या गुनाह किया है? जब उनकी पहली बरसी हुई थी तो दिलीप साहब ने उसमें बोला था कि अशोक कुमार साहब और मेरी जब साथ में हम करते थे रोल तो एक तरह से हमारी बॉक्सिंग होती थी एक्टिंग की कि कौन जीतता है। कहते दोनों ही हम जीतते थे, लेकिन सिर्फ एक ही फिल्म दीदार है जिसमें उन्होंने मुझे ऐसा घूंसा मारा कि मैं चित्त हो गया। मतलब वो मानते थे कि दीदार में मैं उनके आगे बहुत हल्का पड़ा। लता मंगेशकर जी का कहना है कि अशोक कुमार साहब और दो और नाम उन्होंने लिए, मोतीलाल और बलराज साहनी, इन तीनों ने एक स्क्रीन को डिग्निटी दी, स्क्रीन को, पर्दे को एक इज्जत दी। इससे पहले पर्दे की वो इज्जत नहीं थी जो सिनेमा के पर्दे की इज्जत होनी चाहिए थी। आज जो सिनेमा को इज्जत है, जिसके लिए लोग पागलों की तरह बॉम्बे भागते हैं, ये सब अशोक कुमार साहब की देन है, मोतीलाल साहब की देन है, बलराज साहनी की देन। तो ऐसे लोगों को हम क्यों बुलाएं? अशोक कुमार साहब की ऑटोबायोग्राफीज 2 लिखी गई हैं, दोनों कहीं अवेलेबल नहीं है, कहीं भी नहीं है। कितने प्रिंट निकले पता नहीं, रीप्रिंट भी नहीं हुए। नो वन वांट्स टू रीड। मैं ढूंढ ढूंढ के थक गया हूं। आउट ऑफ प्रिंट, नॉट इन स्टॉक। तो मैं कहां से जानूंगा उनके बारे में? आप अपनी हिस्ट्री भुला दें कि हमारी फिल्में क्या थी और कहां से निकली। अशोक कुमार साहब ने फिल्म एक्टिंग के ऊपर किताब लिखी हुई है, क्या आप जानते हैं? कोई नहीं जानता, नहीं है अवेलेबल। और यही आज एक कोई लल्लू पंजू एक्टर लिख देता है, उसके ऊपर लॉन्च हो जाता है, प्रेसिडेंट भी लॉन्च करने आ जाते हैं और खूब बिक जाती है। उनकी बेटी प्रीति गांगुली जो जिनकी 2012 में डेथ हो गई, वो एक्ट्रेस थी, कॉमेडी करती थी, आप जानते हैं। उन्होंने इंस्टीट्यूट खोला था और उसी किताब से वो पढ़ाती थी। मतलब आप क्या समझते हैं, जिस शख्स ने 60-70 साल फिल्मों में लगाए हो, क्या उसे कुछ नहीं आता? हम इतना भूल जाएं अपने माँ बाप को, अपने उन लोगों को जिन्होंने इतना कुछ हमें दिया। मुझे बहुत अफसोस होता है कहते हुए, पर क्या करें, हमें जीवंत है रखना है अपने आप को। इन चीज़ों, ये हमारी धरोहर है, मैं पहले भी इतिहास में कह चुका हूँ। इन धरोहर को हमें संभाल के रखना। पर अफसोस इस बात का होता है कि लोग शायद रुचि नहीं रखते। तो जब इनके कैरेक्टर एक्टर में आए तो स्टार स्टेटस मेंटेन किया, लेकिन कई बार क्या होता है कि आप धीरे धीरे वहाँ से भी हटने लगते हैं, फिर अचानक भाग्य आपको उठा देता है। ऐसा ही हुआ। इनको फिल्म मिली आशीर्वाद, ऋषिकेश मुखर्जी। ऋषिकेश मुखर्जी बॉम्बे टॉकीज में इनके असिस्टेंट हुआ करते थे।
और जया बहादुरी का ये कहना है कि ऋषिकेश मुखर्जी एक टेक से ज़्यादा पे नाराज़ हो जाते थे, लेकिन अशोक कुमार साहब को बोलने की उन्हें हिम्मत नहीं थी। वो मिली का अपना अनुभव बता रही थी। उस पर मैं बाद में आता हूँ, पहले आशीर्वाद पे आता हूँ। आशीर्वाद आई सुपर हिट, और मैंने पिछले एपिसोड में भी मीना कुमारी वाले में कहा था कि आप कितना भी काम कर लें अच्छा, बहुत अच्छा, लेकिन एक आध फिल्म होती है जो आपको हमेशा याद रखा के जाती है। वो आशीर्वाद उनकी एक ऐसी फिल्म थी। और ख़ास करके जब वो बूढ़े होकर जेल में जाते हैं आशीर्वाद में, वहाँ के बाद जो परिवर्तन अभिनय का गजब का, वहाँ पता चलता है कि ये क्लास एक्टर है। और एक्टिंग क्लास एक्टरों से सीखी जाती है। एक्टिंग हल्के फुल्के फिल्में देख के या हल्के फुल्के नाटक देख के आप नहीं सीख सकते। आप जब तक स्टैंडर्ड की स्क्रिप्ट्स नहीं पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड के नाटक नहीं देखेंगे या ज़बरदस्त फिल्में नहीं देखेंगे, आप एक्टिंग नहीं सीख सकते, आप मेकिंग नहीं सीख सकते। सीक्रेट फिल्म देख के आप क्या सीखेंगे? तो आशीर्वाद एक गजब की फिल्म। मिली में वो सीन है एंड में जब वो मरती है, जया बहादुरी कहती है बाबूजी मैं आपके साथ सोऊंगी, तो जया बहादुरी ने उस इंटरव्यू में कहा है इस डॉक्यूमेंट्री के कि ये सीन जैसे शुरू हुआ, अभी 2 ही डायलॉग अशोक कुमार साहब ने बोले तो कहने लगे अरे ये तो हेवी ड्यूटी सीन है, ऋषिकेश दोबारा लेंगे। कहता ऋषिकेश जी अंदर से तो फील कर रहे थे मेरा रॉ स्टॉक चला गया, लेकिन दादामणि को बोल नहीं सकते थे। उनका ठीक है दादामणि। कहते क्या उन्होंने वो सीन किया? कहते उस सीन के ख़त्म होने के बाद सारा यूनिट आंसू, आंखों में आंसू, और ऋषिकेश मुखर्जी को उसी टाइम पैकअप करना पड़ा कि आज और शूटिंग नहीं हो सकती। मतलब ये इम्पैक्ट, खो जाना। और ये भी बता दूं, आप जब अपनी स्क्रिप्ट पे बिल्कुल थॉरो होंगे, ये मैं एक्ट्रेस के लिए भी कुछ बात बता रहा हूँ, कि अगर आप स्क्रिप्ट से बिल्कुल थॉरो होंगे कि आप नींद में भी हों और स्क्रिप्ट आपको ऐसे हो कि आपको कोई जगा के अपनी क्यू दे और आप लाइन बोल जाएं, तो वो पता चलता है कि आप एक्टिंग जानते हैं और आप कैरेक्टर को समझ चुके हैं। तो आपको उसमें खो जाना है, आप खो जाएंगे, एक्टिंग आपको आ जाए। तो इनकी आशीर्वाद उस ज़माने की सुपरहिट पिक्चरों में से थी। और ये भी बता दूं कि आशीर्वाद से पहले रेडियो पे फिल्मों की पब्लिसिटी नहीं आती थी, अखबारों में आती। मुझे अच्छी तरह याद है जब आशीर्वाद रिलीज़ होने से पहले रेडियो पे, उस ज़माने में टीवी तो था नहीं, तो रेडियो पे अशोक कुमार अपनी आवाज़ में बोलते थे मेरी 35 साल फिल्मी ज़िंदगी में आशीर्वाद के बारे में इस तरह के कुछ ऐड होता था। तो एक हाईली रिस्पेक्टेड एक्टर जिनको इतनी इज्जत होती थी कि आप सोच नहीं सकते, और अभिनय के बादशाह, शहंशाह, भीष्म पितामह, दिग्गज, उस लेवल को आज तक कोई और एक्टर छू नहीं सका। खाली यूं यहाँ हाथ रख के यूं घूम लेना या कुछ कर लेना, हर चीज़ को एक्सेप्ट करते थे। बहुत अच्छे पेंटर थे, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि इफ्तिकार साहब ने इन्हें पेंटिंग सिखाई थी और बहुत अच्छी पेंटिंग करते थे, एग्जीबिशन भी लगाते थे अपनी पेंटिंग्स की। एस्ट्रोलॉजर थे, होम्योपैथ थे, प्रैक्टिसिंग होम्योपैथ, रजिस्टर्ड थे, और कईयों को ठीक भी किया अच्छी अच्छी बीमारियों से जो वैसे ठीक नहीं हो सकती थी एलोपैथी से। इवन उनकी बेटी ने बताया कि एक आध तो गैंग्रीन के पेशेंट जिनका हफ्ते 10 दिन में या 2-3 महीने में एम्पुटेशन होना था, टांग कटनी थी, उनको भी बचाया उन्होंने होम्योपैथी का इलाज करके। और मंटो जी उनके बारे में बताते हैं कि बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर थे, बहुत ज़बरदस्त कैलकुलेशन एस्ट्रोलॉजी की थी। वो अपनी उस लेख में कहते हैं कि एक बार मैं उनके यहाँ बैठा हुआ था तो मैंने कहा भाई मेरी भी ज़रा देख लो।
तो उन्होंने कैलकुलेशन जन्म पत्री के हिसाब से बनाई और सब कुछ कैलकुलेट करने लगे। कहने लगे भाई तुम्हारी ज़िंदगी में एक बेटा तो है। कहता मैं दंग रह गया क्योंकि मेरी 3 बेटियां थी और मेरा पहला बच्चा बेटा ही था जो मर गया था, वो मैं उसे बता नहीं सका। तो मतलब इतनी ज़बरदस्त कैलकुलेशन थी। और वो अपने बारे में कहते थे कि मेरी अगर जन्म पत्री में कैलकुलेशन ऐसी की ऐसी हो जाती, ये ना हो के इधर हो जाती, तो मैं राजा होता। वैसे ख़ानदान के वो राजा ही थे, उनके दादा को राजा के नाम से ही बुलाया जाता था भागलपुर में, रॉयल फैमिली के ही थे एक तरह से। एस.डी. बर्मन को भी चांस उन्होंने ही दिया, वही एस.डी. बर्मन को लाए थे। उन्होंने किसको चांस नहीं दिया इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, बहुत लंबी लिस्ट है। लोगों को मानना है, नहीं माने कोई कुछ नहीं कह सकता। अंदर से सब जानते हैं कि उनसे बड़ा कलाकार कोई नहीं हुआ है, जैसे अलकाजी साहब से बड़ा कोई थिएटर पर्सनैलिटी नहीं हुई है, नहीं हुआ कोई भी, कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता। सरल, इतने सरल कि कोई उन्हें लेजेंड बोल दे तो हंस पड़ते थे, मैं काय का लेजेंड हूँ। खाना हाथ से खाते थे, इतने बड़े स्टार होके भी। फिश और नॉन वेज के बहुत शौकीन थे। इफ्तिखार से भी दोस्ती थी, चंद्रशेखर से भी दोस्ती थी, जो बड़े नाम नहीं थे उनसे भी दोस्ती थी। उनके अंदर कोई ऐसी ईगो नहीं थी कि मैं कुछ हूँ। हाँ, एक चीज़ उन्हें बहुत खली थी, वो मैंने एक लेख और एक इंटरव्यू पढ़ के मुझे ऐसे लगा, उन्होंने डायरेक्टली तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे कुछ ऐसा लगा कि उनको वो बहुत बुरा लगा जब राज कपूर जी को दादा साहब फाल्के अवार्ड इनसे 1 साल पहले दिया गया और इनको 1 साल बाद मिला। ये उन्हें बुरा लगा था, अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि राज कपूर के वो मेंटर थे। राज कपूर 170 रुपये बॉम्बे टॉकीज़ में सैलरी लेते थे और ये वहाँ के स्टार थे उस टाइम जब किस्मत रिलीज़ हुई थी। तो ये उन्हें फील हुआ और फील होता भी है, इसमें कोई दोष नहीं। इन्हें आशीर्वाद के लिए नेशनल अवार्ड में मिला, फिल्म फेयर अवार्ड में मिला, लेकिन इनको फिल्म फेयर अवार्ड उतने नहीं मिले क्योंकि फिल्म फेयर अवार्ड 54 में आया, तब तक ये फिल्मी जीवन के 20 साल बिता चुके थे। इनका पकड़ फिल्मों से दूर होती जा रही थी कि अचानक विक्टोरिया 203 मिली और विक्टोरिया 203 ने इनको फिर उठा दिया, कैरेक्टर एक्टर में फिर ऊपर उठ गए और एक शानदार प्रस्तुति प्राण साहब ने और अशोक साहब ने दोनों ने दी। इतने खूबसूरत इनके संबंध थे सबसे कि दिलीप कुमार जी की ऑटोबायोग्राफी में ऋषि कपूर जी ने एक चैप्टर लिखा है। वो एक दुनिया पिक्चर में रोल कर रहे थे जिसमें दिलीप साहब भी रोल कर रहे थे, अशोक साहब भी कर रहे थे और प्राण साहब भी कर रहे थे। तो ऋषि कपूर जी उसमें लिखते हैं कि मेरा दिलीप साहब का सीन शुरू होने वाला था, दादा मनी और प्राण साहब भी दोनों बैठे हुए थे मेकअप में, उनका भी सीन आने वाला था कि जैसे ही डायरेक्टर ने एक्शन बोला और दिलीप साहब लाइन बोलने ही वाले थे तो वहीं से बैठे बैठे अशोक कुमार साहब कहते हैं, अरे यूसुफ मैंने सुना तो दूसरी शादी करने जा रहा है। अरे भाई एक तो संभलती नहीं तो दो कैसे संभालेगा। कहते हैं कि ऐसा सन्नाटा आ गया सेट पे कि लोग घबरा गए कि ये दादा मुनि ने क्या कह दिया। अब अगर दिलीप साहब नाराज़ हो गए तो आज की शूटिंग गई, हवा निकल गई डायरेक्टर कैमरामैन सबकी। लेकिन दिलीप साहब वहीं से बोले, अशोक भैया मैं मानता हूँ आप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं, लेकिन मैं ज़रा सीन कर लूँ फिर आके इस पर डिस्कस करते हैं। और कहते हैं वो तीनों इसके बाद इतना हंसे हैं, ऐसे ज़ोर से हंसे हैं कि सबकी जान में जान आई। कहते ऐसी उनकी कैमरेडी थी, इतना घुल मिल के वो बात करते थे कि एक दूसरे की बात का बुरा नहीं मानते। आजकल कहाँ है मुझे बताइए, थिएटर में नहीं है,
फिल्मों की तो बात छोड़िए, जहाँ पैसा इन्वॉल्व है। राइवलरी है कितनी? नो राइवलरी। कोई किसी से परवाह नहीं हुई। हर एक जना अपने हिसाब से फिल्म रिलीज़ करता था। कोई नहीं सोचता था कि इसका मुझे नुकसान होगा या फ़ायदा होगा, इसने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं किया। दादा मुनि साहब को 1992 में पद्म भूषण मिला। बहुत खुश नहीं थे क्योंकि दादा साहब फाल्के उनको लेट मिला था। उसके बाद इनाम की उन्हें कोई ख़ास वो नहीं थी कि ठीक है जैसा भी। तो दादा मुनि के बारे में अगर मैं बोलना चाहूँ तो इतना कुछ बोलने को है कि मैं कुछ कह नहीं सकता। तो मैं सिर्फ यही आप लोगों से गुजारिश कर सकता हूँ कि आप लोग दादा मुनि अशोक कुमार साहब की फिल्में देखिए। जो एक्टर हैं नए, अगर नेचुरल रियलिस्टिक एक्टिंग करना सीखना चाहते हैं तो दादा मुनि की फिल्म ज़रूर देखें। इमोशंस को कैसे पोर्ट्रे किया जाता है वो भी ज़रूर देखें। हाँ, दादा मुनि ने एक फ़िल्म बनाई थी परिणीता, जिसमें मीना कुमारी को लिया था, उन्होंने खुद प्रोड्यूस की थी और विमल रॉय से डायरेक्ट करवाई थी। और मीना कुमारी वहाँ से इस्टेब्लिश हुई थी एज ए स्टार। विमल रॉय से उनके बहुत डिफरेंसेस हो गए थे इस पिक्चर में, पिक्चर बनाने में नहीं। विमल रॉय जी कहते हैं विमल रॉय के बारे में कि उन्होंने इनको धोखा दिया था। कलकत्ता में शूट करने वाले इसके कोई सीन नहीं थे, लेकिन विमल रॉय इनके खर्चे पे ये बोल के कि मुझे कलकत्ते में कुछ इसके शॉट्स लेने हैं तो मैं कलकत्ते जाके शूट करूँगा, जिसमें अशोक कुमार या मीना कुमारी की ज़रूरत नहीं थी। और ये गए और इनको खबर मिली कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, उन्होंने अपनी 2 बीघा ज़मीन की शूटिंग इनके खर्चे पे की थी। उसके बाद वो इतने नाराज़ हुए कि उन्होंने कसम खाई थी कि मैं विमल रॉय के साथ कभी काम नहीं करूँगा। लेकिन जब बंदनी बनी तो विमल रॉय चाहते थे कि अशोक कुमार साहब उसमें रोल करें, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया, भगा दिया था, कहते हैं विमल रॉय को। लेकिन नूतन गई थी उन्हें मनाने के लिए। नूतन बहुत इज्जत करती थी, सारे इज्जत करते थे, और अल्टीमेटली उन्होंने नूतन की बात मानी, मान रखा और जाके वहाँ वो फिल्म उन्होंने की। उसके बाद उन्होंने कोई वास्ता विमल रॉय से नहीं रखा। अशोक कुमार साहब का निधन 10 दिसंबर 2001 को 90 वर्ष की आयु में हुआ। उनको अस्थमा हो गया था। अस्थमा भी होने का कारण मेहरबान एक पिक्चर आई थी एक ज़माने में, उसमें वो अस्थमा का एक कैरेक्टर कर रहे थे। उस कैरेक्टर में वो आवाज़ की गड़गड़ाहट लाने के लिए वो ठंडा पानी पीते थे, गरम गरम कॉफ़ी पीते थे, या गरम गरम कॉफ़ी पी के ऊपर ठंडा पानी पीते थे। यूँ करते करते उन्हें अस्थमा हो गई। तो इतना डेडिकेशन। और ये भी कहते हैं कि शक्ति सामंत जी फिल्म बना रहे थे जिसमें उत्तम कुमार को लिया था और अशोक कुमार को भी लिया था। तो अशोक कुमार साहब कलकत्ते गए हुए थे, तो अपने मेकअप रूम में पहुंचे और शक्ति से कहा, शक्ति उत्तम कुमार आ गया है? कहते हाँ दादा मुनि आ गया। कहते उसे बुलाओ। उत्तम कुमार बंगाल के महान हीरो, मतलब वहाँ के दिलीप कुमार, और बहुत खूबसूरत। तो वो आए, कहते हाँ दादा मुनि बोलिए। कहते उन्होंने स्क्रिप्ट निकाल ली। कहने लगे भाई मुझे बताओ, मेरा तुम्हारे साथ ये सीन है, ये किस तरह से होना चाहिए। तो वो कहते दादा मुनि ये क्या कह रहे हैं आप मुझसे पूछ रहे हैं। वो कहने लगे भाई मैं हिंदी का एक्टर हूँ, तुम बंगाली के एक्टर हो, ये बंगाली माहौल है, तुम ज़्यादा अच्छा समझोगे। मैं बेशक बंगाली हूँ लेकिन बंगाली लिख नहीं पाता, मैं बोल पाता हूँ खाली। मतलब इतने वो विनम्र थे, ये चीज़ एक्सेप्ट करते थे कि तुम मुझे बेहतर समझाओ तो ही हम इसको बढ़िया सीन करें। मैं सीन कैसे बढ़िया हो ये इम्पोर्टेंट था उनके लिए। मैं बढ़िया हूँ या नहीं हूँ वो इम्पोर्टेंट नहीं था, फिल्म बढ़िया बननी चाहिए। तो ऐसे थे हमारे दादा मुनि अशोक कुमार साहब। आज बातें फिल्मों की में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर किसी और कलाकार से मिलेंगे बातें फिल्मों की में। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।
हमारा ये जय रंगमंच का एपिसोड बातें फिल्मों की आपको कैसा लगा? प्लीज कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर. थैंक्स फॉर व्यूइंग. होप यू लाइक्ड इट. वॉच आउट फॉर द नेक्स्ट एपिसोड. लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें. जय रंगमंच.